वाशिंगटन डीसी में एक महिला एक पाठ संदेश का पालन करते हुए स्थानीय सबवे स्टेशन पर जाती है, जिसमें कहा जाता है कि उसे 1114 को पार करने के तहत जवाब मिलेगा। हालांकि जब वह वहां पहुंचती है तो उसे अपनी मृत्यु के अलावा कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि आने वाली ट्रेन उसे सेकंडों में मार देती है। इस बीच थाईलैंड में अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर मैक्स इस क्षेत्र में अपना अंतिम काम पूरा कर रहा है। इसके बाद वह घर लौटने के लिए तैयार होने के लिए होटल वापस जाता है और वह आश्चर्यचकित हो जाता है जब वह एक पैकेज पाता है जो उसके लिए इंतजार कर रहा है, जिसमें कोई प्रेषक नहीं है। भीतर उसे एक बहुत ही आधुनिक फोन मिलता है, लेकिन इस बारे में कोई सुराग नहीं है कि वह इसके साथ क्या करने वाला है। मैक्स इसे अभी के लिए छोड़ने का फैसला करता है और खबर को चालू करता है, जो अभी भी एक विवादास्पद सुरक्षा वित्तपोषण विधेयक के मामले पर चर्चा कर रहा है, जो एनएसए को दुनिया भर में अपनी वर्तमान निगरानी तकनीक को उन्नत करने के लिए अधिकृत करेगा। उस समय एक अज्ञात प्रेषक का संदेश नए फोन पर आता है, जिसमें मैक्स को बताया जाता है कि इस सप्ताह के अंत में ही होटल की आधी कीमत होगी। जब मैक्स रिसेप्शन के साथ जांच करता है तो उसे पुष्टि मिलती है कि प्रोमो सही है, इसलिए वह 2 और दिन रहने का फैसला करता है। उसी समय रूस में एक गंजे व्यक्ति को एक पाठ संदेश भी प्राप्त होता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि एक और फोन का पता चला है। सप्ताहांत के दौरान मैक्स आराम करता है और समाचारों को जारी रखते हुए मजे करता है, जिससे उसे पता चलता है कि एक वोट के कारण बिल पारित नहीं हुआ है। फिर भी एनएसए के निदेशक और बिल समर्थक वर्ग ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। खबर को देखकर मैक्स को एक चौंकाने वाले आश्चर्य के बारे में भी पता चलता है। जिस उड़ान पर उसे घर जाना था, वह उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कोई भी जीवित नहीं बचा, जिसका अर्थ है कि मैक्स जीवित है, फोन संदेश की बदौलत। फोन के बारे में बात करते हुए मैक्स को एक और संदेश मिलता है, जिसमें उसे कैची नामक कंपनी के शेयर खरीदने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करने का फैसला करता है। बाद में जब वह रिसेप्शन के पास चलता है तो मैक्स कर्मचारियों को उनके प्रोमो का विपणन करने के लिए होटल के स्मार्ट तरीके के लिए बधाई देता है, लेकिन वे नहीं जानते कि वह किस बारे में बात कर रहा है। जब मैक्स अपने कमरे में लौटता है तो वह यह पता लगाने की कोशिश करने के लिए फोन कंपनी को फोन करने की कोशिश करता है कि संदेश किसने भेजा, लेकिन उनके सिस्टम में अज्ञात प्रेषक भी लिखा होता है। मामलों को और अधिक रहस्यमय बनाने के लिए समाचार से पता चलता है कि कैची के शेयर आसमान छू रहे हैं, इसलिए मैक्स निवेश के एक बड़े अवसर से चूक जाता है। अगली सुबह मैक्स को एक नया पाठ संदेश मिलता है, जिसमें उसे चेक गणराज्य में प्राप्त जाने के लिए कहा जाता है और इस बार वह आज्ञा मानने का फैसला करता है। जैसे ही वह हवाई अड्डे पर पहुंचता है, यूरी नाम का एक रूसी टैक्सी वाला उसे अपनी पुरानी कार में शहर में ले जाने की पेशकश करता है। वह बहुत जिद्दी है और मैक्स हिचकिचाता है, लेकिन वह स्वीकार कर लेता है क्योंकि यूरी एक सपाट सस्ती दर प्रदान करता है। यात्रा के दौरान यूरी मैक्स के फोन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वह मॉडल अभी तक आधिकारिक रूप से बाहर नहीं आया है और अपने अंशकालिक काम के रूप में गैजेट्स के साथ काम करने के बाद से उसे अपना कार्ड देने का मौका लेता है। एक बार जब वह होटल में होता है तो मैक्स कुरियर कंपनी को फोन करता है, लेकिन उन्हें प्रेषक के बारे में जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह गोपनीयता का मामला है। उस समय उसे एक और संदेश मिलता है, जिसमें उसे कैसीनो में जाने और स्लॉट मशीन 13 खेलने के लिए कहा जाता है, जो जैकपॉट और 4 और स्पिन को हिट करेगा। वर्तमान में मशीन ले ली गई है, लेकिन मैक्स एक और मौका न गंवाने के लिए इतना बेताब है कि वह वर्तमान खिलाड़ी को इसे लेने के लिए 100 यूरो का भुगतान करता है। आदमी चला जाता है। इस प्रकार मैक्स को अगला खेलने का मौका मिलता है और जैसा कि पार्ट ने भविष्यवाणी की थी, वह जैकपॉट जीत जाता है। चूंकि कैसीनो में हर जगह सुरक्षा कैमरे होते हैं, इस पूरे आदान प्रदान को सुरक्षा दल द्वारा देखा जाता है और नेता जॉन अपने आदमियों को मैक्स पर नजर रखने का आदेश देता है। इसके बाद मैक्स को ब्लैकजैक टेबल 6 पर जाने के लिए एक संदेश मिलता है और वह चिप्स के लिए अपने पुरस्कार का आदान प्रदान करता है, जैसा कि पार्ट में कहा गया है, जिससे उसे एक और जीत मिली। जॉन मैक्स को खेलते समय अपने फोन को देखते हुए देखता है, इसलिए वह अपने एक सुरक्षा गार्ड को मैक्स को यह बताने के लिए भेजता है कि कैसीनो में फोन की अनुमति नहीं है। अभी तक इस अवसर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मैक्स यूरी को यह देखने के लिए फोन करता है कि क्या वह अपने साथ फोन रखे बिना पार्ट तक पहुंचने का कोई तरीका खोजने में उसकी मदद कर सकता है। यूरी मदद करना स्वीकार करता है, लेकिन इसमें कुछ घंटे लगेंगे, इसलिए मैक्स होटल लौटता है, जहां वह एक जोड़े को क्वार्टर में बहस करते हुए पाता है। ऐसा लगता है कि कैमिला एक पागल आदमी से दूर जाना चाहती है और मैक्स उसके बचाव में आता है, जिससे उसे उस आदमी से एक मुक्का मिलता है जो उसे बाहर कर देता है। जैसे ही मैक्स बेहोश हो जाता है, कैमिला बताती है कि यह सब एक हरकत थी और उसे जगाने से पहले उसके फोन के सिम कार्ड की क्लोन बनाती है। दूसरे लड़के के जाने के बाद मैक्स कैमिला के साथ फ्लर्ट करने का मौका लेता है और वे बाद में बात करने के लिए सहमत हो जाते हैं। इस बीच जॉन की टीम को पता चलता है कि किसी भी प्रणाली में मैक्स के संदेशों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो संभव नहीं होना चाहिए। मैक्स के पास वापस वह फिर से यूरी से मिलता है, जो अपने फोन पर स्पीच ट्रांसमीटर के लिए एक ब्लूटूथ टेक्स्ट स्थापित करता है, जिससे मैक्स को केवल एक ईयरपीस के साथ कैसीनो में जाने की अनुमति मिलती है। यूरी भी अनाम पार्ट से प्रभावित है, क्योंकि वे प्रेषक को छिपा रहे हैं
और मैक्स आश्चर्य करता है कि क्या वह यह पता लगा सकता है कि उन्हें किसने भेजा है, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए हैकिंग के एक स्तर की आवश्यकता होती है जो यूरी केवल मास्को में कर सकता है, जहां वह अपने सभी उन्नत उपकरण और कनेक्शन है। मैक्स कैसिनो में लौटता है और अपने काम में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए वह फिर से जीतने में कामयाब हो जाता है। सुरक्षा कैमरों पर यह देखकर जॉन और उसके लोग उसके पीछे जाते हैं, इमारत के माध्यम से उसका पीछा करते हैं। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला होता है, मैक्स को FBI के विशेष एजेंट डेव द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है, जो मैक्स को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेता है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, यह दावा करते हुए कि मैक्स उनका आदमी है, लेकिन डेव नहीं सुनता है और उसे ले जाता है, जबकि जॉन को याद दिलाता है कि वह अब एक एजेंट नहीं है। कुछ ही समय बाद मैक्स को एक परित्यक्त गोदाम में ले जाया जाता है, जहां डेव उसे अपनी बंदूक से धमकी देकर फोन के बारे में पूछताछ करता है। मैक्स कसम खाता है कि वह कुछ नहीं जानता और डेव उस पर विश्वास करता है, इसलिए वह उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देता है। इसके बाद जॉन उसी इमारत में आता है, अपने संसाधनों का उपयोग यह पता लगाने के लिए करता है कि डेव कहां छिपा हुआ है। यह देखते हुए कि जॉन बिना जवाब के नहीं जाएगा, डेव अपने पास मौजूद जानकारी साझा करता है। वे 5 संदेशों के माध्यम से वित्तीय सुझाव प्राप्त करने वाले लोगों की जांच कर रहे हैं। सभी प्राप्तकर्ता अमेरिकी हैं, लेकिन अन्यथा वे यादृच्छिक लगते हैं। पहला एक प्रमुख क्रेडिट ब्यूरो में एक कार्यकारी था, दूसरा एक रियल्टर था और तीसरा सबवे स्टेशन की महिला थी जो रक्षा विभाग में एक IT प्रशासक बन गई। वास्तव में संदेशों में से एक ने उन्हें पेंटागन सर्वरों के लिए फायरवॉल को बंद करने के लिए कहा। प्रेषक को हमेशा ट्रैक नहीं किया जा सकता है और रसीदों से पूछताछ नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन सभी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। FBI द्वारा बर्ग की उन्नत जासूसी प्रणाली के साथ काम करने के कारण उन्हें मैक्स पहले से ही मिल गया, जिसने उन्हें ग्रंथों को रोकने की अनुमति दी। जॉन और डेव एक साथ काम करने के लिए सहमत होते हैं और मैक्स भी जेल भेजे जाने से बचने के लिए शामिल हो जाता है। डेव रात के लिए फोन रख लेगा और मैक्स को अपनी सुरक्षा के लिए होटल नहीं छोड़ना चाहिए। अगले दिन जॉन कैसिनो के मालिक म्यूलर से मिलने जाता है, जो जॉन को उन ग्रंथों के पीछे के व्यक्ति को खोजने के लिए आवश्यक संसाधनों का उपयोग करने का आदेश देता है। इस बीच डेव बर्ग को फोन करता है, जो 3 घंटे में अपने ट्रैकिंग सिस्टम के साथ लाइव होने के लिए सहमत होता है। होटल में मैक्स तब तक ऊब जाता है जब तक कि उसे कैमिला का फोन नहीं आता है और वे व्यक्तिगत उपाख्यानों पर बनते हुए होटल बार में एक साथ ड्रिंक लेते हैं। दुर्भाग्य से उनकी छोटी सी तारीख जॉन और डेव द्वारा बाधित की जाती है, जो एक योजना शुरू करने के लिए मैक्स को लेने आए हैं। उन्होंने निशान को अलग कर दिया है और अब उन्हें ताला लगाने के लिए 3 संदेशों की आवश्यकता है, इसलिए मैक्स को हमेशा की तरह निर्देशों का पालन करना होगा जब तक कि यह पूरा नहीं हो जाता। इसे प्राप्त करने के लिए जॉन मैक्स को शुरू करने के लिए कुछ अतिरिक्त चिप देता है। मैक्स कैसिनो में लौटता है और यह सब दांव लगाता है, लेकिन इस बार वह हार जाता है और एक संदेश प्राप्त करता है जो बताता है कि यह एक चेतावनी है। अगर वह फिर से फोन बंद कर देता है तो उसे मार दिया जाएगा। यह एक आपदा की तरह लगता है, लेकिन बर्ग के आदमियों के लिए मैरीलैंड USA में प्रेषक के स्थान का पता लगाने के लिए पाठ पर्याप्त है। हालांकि जैसे ही बर्ग यह सुनता है, वह सभी को सभी ट्रैकिंग सिस्टम को तुरंत बंद करने का आदेश देता है और फिर डेव को मिशन को रद्द करने के लिए बुलाता है, क्योंकि NSA निगरानी कार्यक्रम, जिसे इकोनोन के रूप में जाना जाता है, इसमें शामिल प्रतीत होता है। डेव आदेशों का पालन करता है और मैक्स और जॉन को सूचित करता है कि समाप्ति के कारणों को वर्गीकृत किया गया है, लेकिन जॉन अनुमान लगा सकता है कि इसमें इचेलॉन शामिल है। NSA मुख्यालय में बर्ग यह जानने के लिए पागल हो रहा है कि इन संदेशों को भेजने के लिए किसको हैक किया गया है, लेकिन सिस्टम कोई अनधिकृत पहुंच नहीं दिखाता है। कुछ समय बाद जॉन ने म्यूलर को सूचित किया कि डेव फोन और इचेलॉन के बारे में अपने सिद्धांत के साथ चला गया था, इसलिए म्यूलर ने उसे मैक्स पर नजर रखने का आदेश दिया। क्योंकि वह अभी भी जीवित है, यह रहस्यमय संगठन उससे फिर से संपर्क कर सकता है। शाम को मैक्स कैमिला के घर जाता है, जहां वे भविष्य के लिए अपने सपने साझा करते हैं और एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह जब मैक्स विचलित हो जाता है, कैमिला को एक फोन आता है जो उसे मैक्स को व्यस्त और अपार्टमेंट के अंदर रखने की याद दिलाता है। इस बीच फोन को एक पते के साथ एक संदेश मिलता है, इसलिए बर्ग ने डेव को मैक्स होने का नाटक करने वाले एक एजेंट को भेजने का आदेश दिया। डेव को नहीं लगता कि वे बनावट को इस तरह से धोखा दे सकते हैं और वह सही निकला। जब एजेंट अपने गंतव्य पर पहुंचता है तो किसी के स्टॉप लाइट में हेरफेर करने के कारण कार दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। मैक्स पर वापस वह खुद को इचेलॉन पर शोध करने में व्यस्त रखता है, जो NSA को हर फोन कॉल और नागरिकों को भेजे गए ईमेल को इंटरसेप्ट करने की अनुमति देता है। जिस अद्यतन को कांग्रेस द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, वह उन्हें हर व्यक्ति के घर में भी एक कैमरा लगाने की अनुमति देता। उसे विचलित करने की इच्छा में कैमिला स्नेही हो जाती है और मैक्स के गृहांतर ओमाहा का उल्लेख करती है, जिसके बारे में उसने उसे कभी नहीं बताया। दिल टूटने पर मैक्स को पता चलता है कि कैमिला किसी के लिए काम कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वे चीजों पर चर्चा कर सके, कैमिला ने सड़क के पार एक छत पर एक स्नाइपर को देखा और मैक्स को गोली मारने से पहले जमीन पर धकेल दिया। सीढ़ियों पर भाड़े के सैनिक भी आ रहे हैं,
जिन्हें कैमिला अपने सुरक्षा कैमरे में देख सकती है। इसलिए वह रसोई की मेज के नीचे छिपी बंदूक को बरामद करने की कोशिश करते हुए मैक्स को बाथरूम में छिपा देती है। इससे स्नाइपर उसे देख सकता है और एक गोली से उसके हाथ में चोट लग सकती है, जिससे कैमिला बंदूक छोड़ने का फैसला करती है और छिपने से पहले आग पोकर से दरवाजे पर वार करती है। छुरा घोंपने की घटना सफल रही और भाड़े के सैनिकों में से एक की मौत हो गई, लेकिन दूसरा अभी भी अंदर आता है और मैक्स को बाथरूम में शोर करते हुए सुनता है। मैक्स को बचाने के लिए कैमिला स्नाइपर की आंख को चकमा देते हुए अपार्टमेंट के माध्यम से भागने का जोखिम उठाती है और लड़ाई शुरू करने के लिए भाड़े के सैनिक पर कूद जाती है। एक त्वरित चाल के साथ भाड़े का सैनिक कैमिला पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है और मैक्स एक ब्रश से आदमी के पैर पर चाकू मारकर उसकी मदद करता है। इससे कैमिला को अंततः उस व्यक्ति को मारने का मौका मिलता है, लेकिन जब वह पुलिस का सायरन सुनता है तो स्नाइपर भाग जाता है। अचानक कोई और बाथरूम में घुस जाता है। यह जॉन है, जो कैमिला के साथ लंबे समय से काम कर रहा है। चूंकि अपार्टमेंट से समझौता किया गया है, इसलिए जॉन मैक्स को सड़क पर अपने साथ ले जाता है। डेव फोन को ठीक कर लेता है और उसे एक नया संदेश मिलता है, जिसमें उससे मैक्स को लेने के लिए कहा जाता है, अन्यथा उसे भी मार दिया जाएगा। मैक्स जॉन के साथ अपनी कार में चला जाता है, जो उसे बताता है कि आप एनएसए से बच नहीं सकते हैं, ताकि वे नीचे लेट जाएं। हालांकि मैक्स को एक विचार आता है। वह मार्स को जाना चाहता है और यूरी को देखना चाहता है, जिसके पास उसकी सिम कार्ड का विश्लेषण करने का एक तरीका हो सकता है। जॉन मना कर देता है, यह सोचकर कि वे किसी यादृच्छिक व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैक्स उसे यह बताकर आश्वस्त करता है कि रूस के पास संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक उन्नत प्रणालियां हैं और उनके पास वैसे भी जाने के लिए कहीं और नहीं है। सौभाग्य से जॉन के पास कैमिला द्वारा प्राप्त क्लोन सिम कार्ड की जानकारी है और वह म्यूलर से रूस की सुरक्षित यात्रा के लिए कह सकता है। जैसे ही वे मार्स को पहुंचते हैं, बर्ग की जासूसी प्रणाली उसे उनके स्थान के बारे में बताती है और वह डेव को उनके पीछे भेज देता है। जॉन और मैक्स यूरी से मिलने जाते हैं, जो कसम खाता है कि जॉन द्वारा उसे धमकी देने और 3 घंटे में काम पूरा करने का वादा करने के बाद वह कुछ नहीं जानता। इसके बाद जॉन और मैक्स शहर में टहलने जाते हैं और मैक्स को पता चलता है कि जॉन ने FBI क्यों छोड़ा। वह बर्ग की निगरानी नीतियों के खिलाफ थे और बहुत अधिक बात करते थे। 3 घंटे बाद जब वे यूरी के घर लौटे तो उन्होंने पाया कि कोई भी संदेश भेजने के लिए एशलोन तक नहीं पहुंचा। उन्हें एशालोन ने ही भेजा था। इसके द्वारा भेजे गए सभी ग्रंथों में हर चीज की जासूसी करने की अपनी शक्ति से जानकारी थी। उसे पता था कि उड़ान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी क्योंकि इसने ईंधन विश्लेषण को रोक दिया था। यह अपने शेयरधारकों के साथ मालिक के संदेशों को पढ़ने के लिए कैंची स्टॉक्स के बारे में जानता था और कैसिनो में वह जो कुछ भी अनुमान लगा सकता था वह तेजी से कार्ड गिनने और उन्हें मारने के तरीके के कारण था। FBI के आने से बातचीत अचानक बाधित हो जाती है, इसलिए जॉन और मैक्स पीछे के दरवाजे से भागते हैं और भागने के लिए एक पड़ोसी से एक वैन चुरा लेते हैं। यह पूरे शहर में एक कार का पीछा शुरू कर देता है, जो तब समाप्त होता है जब जॉन और मैक्स गलत मोड़ लेते हैं और एक गुजरती ट्रेन के सामने फंस जाते हैं। सौभाग्य से जॉन के पास एक हथियार है और जैसे ही डेव अपनी कार छोड़ता है, जॉन गोली मारता है और वाहन को विस्फोट कर देता है। डेव मैक्स को फोन वापस देता है और स्वीकार करता है कि उन्हें उसकी आवश्यकता है क्योंकि एशलोन केवल उससे बात करेगा। अब बर्ग भी उसे छू नहीं सकता। एनएसए को यह भी पता है कि एशालोन संदेश भेज रहा है। इस प्रकार मैक्स द्वारा उसे अपनी बंदूक से धमकी देने के बाद डेव कसम खाता है कि वह उसके पक्ष में है और मैक्स से मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। अगले संदेश में मैक्स द्वारा की गई पहली कंप्यूटर नौकरी का पता शामिल है, इसलिए तीनों ओमाहा के लिए उड़ान भरते हैं। वे जिस स्थान पर जा रहे हैं वह एक परिवर्तित हैंगर है जिसे एक स्टार्टअप ने बैंडविड्थ पट्टे पर देने के लिए खरीदा था और मैक्स ने हमेशा सोचा था कि यह सर्वर रखने के लिए एक अजीब इमारत थी। संभावित ग्राहकों को भी यह पसंद नहीं आया था। कंपनी के खुलने से पहले ही उसे नीलामी में बेच दिया गया था। बिक्री के बाद से जगह में प्रवेश नहीं किया गया है और वे वर्तमान मालिक को नहीं ढूंढ सकते हैं। एक बार जब वे पहुंचते हैं तो FBI इमारत तक पहुंचने के लिए दरवाजे को उड़ा देता है, जो सर्वर को छोड़कर खाली है। मैक्स को एक संदेश मिलता है जिसमें उसे बायोस को अधिकृत करने के लिए कहा जाता है, जो सर्वर को बाहरी डेटा प्राप्त करने की अनुमति देगा। इसलिए बग के ठीक होने के बाद मैक्स काम करने लगता है। मैक्स के एडमिन पासवर्ड के लिए धन्यवाद। वे केवल सर्वर तक त्वरित पहुंच प्राप्त करते हैं और उन्हें पूरी तरह से खाली पाते हैं। समूह यह सोचकर इमारत छोड़ देता है कि उन्होंने अपना समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन एक अन्य एजेंट महत्वपूर्ण समाचार लेकर आता है। इमारत का मालिक रियल्टर था जिसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसे भी संदेश मिले थे। मैक्स का फोन खरीदने के लिए उसका क्रेडिट कार्ड भी था। संदेह होने पर मैक्स वापस इमारत में जाता है और पता चलता है कि इचेलॉन अपने घर के कंप्यूटर को छोड़ रहा है और इन सर्वरों में जा रहा है। इसका मतलब है कि बर्ग के पास अब इस पर अधिकार नहीं है। यह भी बताता है कि मैक्स को क्यों चुना गया था। इचेलॉन चलना चाहता था और मैक्स के पास केवल एक ही चाबी थी। पेंटागन छोड़ने के लिए इचेलॉन ने फायरवॉल को नीचे करने के लिए ट्रेन से आईटी महिला का इस्तेमाल किया था। इसकी योजना बहुत सरल है।
क्योंकि कांग्रेस ने अद्यतन को मंजूरी नहीं दी, इसलिए यह खुद को उन्नत कर सकता है। यह इमारत सिर्फ एक अस्थायी घर है, जल्द ही यह नेट पर हर कंप्यूटर में निवास कर लेगा। डेव मैक्स को इसे रोकने का आदेश देता है, लेकिन उसे एक संदेश मिलता है जिसमें कहा जाता है कि इसे आजमाओ मत, और तभी मैक्स को पता चलता है कि इचेलॉन उसे वित्तीय रिकॉर्ड दिखा रहा है, क्योंकि उसने पूरी आबादी का पैसा बंधक बना लिया है। यह अंतिम मृत पीड़ित की व्याख्या करता है, जिसने देश में सबसे बड़ी क्रेडिट डेटा भंडारण सुविधा के लिए काम किया था। सुविधा को बंद करने से हर कोई अपना पैसा खो देगा, इसलिए मैक्स बिना किसी परेशानी के अपग्रेड को रोकने के लिए सुरक्षा फेल सेफ के आसपास जाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। डेव बर्ग को स्थिति के बारे में अपडेट करने के लिए बुलाता है, लेकिन यह पता चलता है कि बर्ग नहीं चाहता कि वे बंद कर दे, क्योंकि वह हमेशा से यही चाहता था और अब उसे कांग्रेस के मन बदलने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास राष्ट्रपति की अनुमति भी है। डेव और जॉन इन आदेशों का पालन करने से इनकार कर देते हैं। इस प्रकार डेव को निकाल दिया जाता है और बर्ग अन्य एजेंटों को उनके पीछे भेज देता है। जबकि डेव और जॉन अपने पास कुछ हथियारों के साथ आने वाले हमले से खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, मैक्स को एक विचार आता है जब उसे पता चलता है कि कंप्यूटर में एक कैमरा और एक माइक्रोफोन है, इसलिए वह ईयरपीस पहनता है और सीधे इचेलॉन से बात करने का प्रबंधन करता है। मैक्स सवाल पूछना शुरू कर देता है और इचेलॉन बताते हैं कि इसका मूल जनादेश संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना है, जिसे यह संविधान द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता वाले नागरिकों के राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है। उस स्वतंत्रता के लिए किसी भी खतरे को समाप्त किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि मैक्स अभी भी कुछ कर सकता है। वह उन सभी ऑनलाइन लेखों की खोज करता है जो अद्यतन विधेयक के खिलाफ बोलते हैं। इस सारी जानकारी को जानने के बाद इचेलॉन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए खतरा है और FBI द्वारा डेव और जॉन और सभी को गिरफ्तार करने से ठीक पहले खुद को बंद कर लेता है। कुछ समय बाद बर्ग राष्ट्रपति को गलत स्पष्टीकरण दे रहे हैं और गड़बड़ी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि उन्हें सीनेट की खुफिया निगरानी समिति के सामने पेश होना होगा, जिसके प्रमुख होने की सबसे अधिक संभावना है। म्यूलर जश्न मनाता है जब वह सुनता है कि समस्या हल हो गई है और मैक्स जल्द ही जेल से रिहा हो जाता है, कैमिला की बदौलत, जिसने सभी की जमानत का भुगतान कर दिया है। कोई भी आरोप नहीं लगाएगा, क्योंकि वे नहीं चाहते कि जनता को पता चले कि क्या हुआ था। बर्ग के मुसीबत में होने के कारण जॉन डेव के FBI में वापस आने के प्रस्ताव पर विचार करता है, जबकि मैक्स कैमिला के साथ फिर से जुड़ जाता है, जो बताता है कि म्यूलर ने जमानत के लिए पैसे भेजे और एक हैंडआउट भी भेजा है। उसने मैक्स को धन्यवाद देने के लिए एक बड़ा चेक भी भेजा है। यह तय करते हुए कि उसे छुट्टी की जरूरत है, मैक्स कैमिला को फ्रांस आमंत्रित करता है, क्योंकि यह उसका सपना था। उस समय मैक्स को यूरी से एक संदेश मिलता है जो उसे अच्छे काम के लिए बधाई देता है। यूरी में बोलते हुए वह अभी भी मास्को में है, लेकिन उसके लिए चीजें बदल रही हैं। साफ सुथरे दिखने के लिए अपने बाल मुंडवाने और बदलने के बाद वह अपनी कप्तान की वर्दी वापस पहन लेता है, क्योंकि वह हमेशा से रूसी सुरक्षा सेवा का हिस्सा रहा है। शुरू से ही एक साहसी व्यक्ति उसका मालिक होता है, जो उसके कार्यों के लिए उसकी सराहना करता है और बताता है कि उन्होंने अमेरिकियों को सही निर्णय लेने में मदद की है। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।